नमस्कार। 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और नाभिक के बल के बारे में स्टडी की थी। मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखवाया था। आज का जो टॉपिक है अर्थात आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच में वक्र। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपने पढ़ा था कि ये नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, अर्थात जिसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितना ज्यादा होगा उसका आवर्त सारणी में स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच में जब वक्र बनाएंगे तो आप जानते हैं बेटा, कोई भी वक्र आप बनाते हैं तो वक्र हमेशा दो राशियों के बीच में बनता है। ये मूल बिंदु है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम द्रव्यमान संख्या ले लेंगे। द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं और वाई एक्सिस पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब बात आती है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो आपको पता ही है मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में से प्रदर्शित करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हम जो वक्र बनाएंगे उसमें हम एक्स एक्सिस पे हर एक ब्लॉक को 20 के बराबर मान लेंगे, यानी एक ब्लॉक 20, फिर 40, 60, 80 इस तरह से। आपको पता है बेटा, आवर्त सारणी में आप जो पढ़ते हो 103 एलिमेंट आप पढ़ते होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, लेकिन अभी तक 118 या 119 एलिमेंट्स का रिसर्च हो चुका है। ठीक है ना, यानी आज की डेट में 119 एलिमेंट है, लेकिन हम जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें शायद 103 या 104 तक ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट जिसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट भी कहा जाता है। तो हम सभी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूरेनियम तक की बात करेंगे। हम ड्यूट्रॉन से स्टार्ट होंगे H2 से और यूरेनियम 238 तक जाएंगे। आप जानते हैं कि ये H2 जिसकी ये ऊपर वाली वैल्यू जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ये बढ़ता जाएगा तो नाभिक भारी होता जाएगा। इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए बेटा, पहले मैं इसमें कुछ थ्योरेटिकल बातें आपको बता देता हूँ, उससे आपके लिए आसानी रहेगी। इस वक्र के बारे में एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि ये वक्र केवल आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि वक्र इस तरह से बनता है। इसके 2-4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। इसकी डिजाइनिंग आपको ध्यान रखनी है कि वक्र किस तरह से बनेगा। हालांकि यह एग्जाम में पूछा जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। किसी नाभिक की थ्योरेटिकल बात आपको पूरी याद होनी चाहिए बस। किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी, क्या बात समझ में आई इससे, किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वो उतना ही अधिक स्थायी होगा। जितनी अधिक होती है नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। अब देखिए, वक्र जब आप बनाएंगे तो ये सब चीजें आपके काम आएगी। यानी अगर कंपैरेटिवली दो नाभिक आप देखेंगे, एक की बंधन ऊर्जा 1.08 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हो और दूसरी की बंधन ऊर्जा 7.03 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हो, और पूछा जाए आपसे कि बताइए इसमें से कौन, ये न्यूट्रॉन की है H2 और ये है He4 की, ठीक है, तो दोनों में से कौन ज्यादा स्थायी है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो उतना ही अधिक स्थायी होगा। फिर इसके बाद में अगर 3 दे रखे हैं Fe56, इसकी बंधन ऊर्जा होती है 8.75 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। आपसे पूछा जाए कि तीनों में से सर्वाधिक स्थायी कौन सा है, तो 8.75। अगर इन दोनों की बात करी जाए तो कौन सा ज्यादा सर्वाधिक स्थायी है इन दोनों में, तो ये होगा। तो मोटे मोटे तौर पर आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न आते हैं वो थ्योरेटिकल 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा मुश्किल ही होगा कि आपसे वक्र पूछा जाए कि बताइए वक्र कैसा बनेगा। ठीक है, वक्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसा वक्र आएगा नहीं।
तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। अब देखिए, विभिन्न परमाणुओं के नाभिकों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ड्यूट्रॉन, मैं बात कर लेता हूं ड्यूट्रॉन। बेटा आप जानते ही हैं प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, ठीक है ना, ये 1h1 1h2, तो ड्यूट्रॉन को लिखा जाता है H2 से, ठीक है ना, 1h2 परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का 1 और द्रव्यमान संख्या इसकी 2 है। तो ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ठीक है ना, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बार बार ये न्यूक्लियन लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रति बंधन ऊर्जा, यानी आप समझ गए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1.08 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, जबकि अल्फा कण का मतलब होता है 2He4, ठीक है ना, 2He4 हीलियम, जिसका द्रव्यमान संख्या 4 है, जबकि अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.03 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है, 7.0 होती है। अतः स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है बेटा, अतः स्पष्ट है कि He4 ड्यूट्रॉन H2 की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। ये बात समझ में आ गई। देखिए, तो पहली जानकारी आपको ध्यान रखनी थी कि किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। दूसरी जानकारी आपको ध्यान रखनी है ड्यूट्रॉन की, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा वक्र बनाइए। ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1.08 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और अल्फा कण की 7.03। तो बात समझ में आ गई कि अल्फा कण, अतः स्पष्ट है कि अल्फा कण He4 मतलब अल्फा कण ड्यूट्रॉन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। तो दो जानकारी यहां से पता लग गई। तीसरा देखिए बेटा, अब पहले वक्र बना लेते हैं अपन, ठीक है ना, फिर इसके निष्कर्ष भी लिख लेंगे। तो इन दो जानकारियों के आधार पर हम लिखते हैं, यदि विभिन्न तत्वों के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यदि विभिन्न तत्वों के नाभिकों की, तत्वों का मतलब जो आवर्त सारणी में जितने भी तत्व है, यदि विभिन्न तत्वों के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान संख्या के मध्य वक्र बनाया जाए तो प्राप्त वक्र निम्न चित्रानुसार प्राप्त होता है। अब देखिए बेटा, हम क्या कर रहे हैं, वक्र बना रहे हैं, किस किस के बीच में, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिसे मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में कहा गया, और एक द्रव्यमान संख्या। अभी मैंने आपको बताया कि हर एक ब्लॉक को हम 20 के बराबर मान देंगे, 20, 40, 60, 80, ऐसे कहां तक, ऐसे लास्ट रहेगा बेटा 240 तक, ठीक है ना। ये परमाणु क्रमांक नहीं है, ये द्रव्यमान संख्या है, ZXA। इसके नीचे जो लिखा जाता है ये होता है परमाणु क्रमांक, और यहाँ पर होता है द्रव्यमान संख्या। तो हमने द्रव्यमान संख्या लिखी है यहाँ पर, हर एक ब्लॉक को 1 के बराबर, 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। अब आप जानते हैं कि मैंने आपको दो बातें बताई, एक तो बताया मैंने आपको H2, 1H2, ठीक है।
ठीक है ना, इसकी बात छोड़ दीजिए, परमाणु क्रमांक की यहाँ पर है भी नहीं, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या H2। तो बेटा ये 0 से स्टार्ट है तो 2 यहाँ पर होगा, और 1s2 की द्रव्यमान इसकी बंधन ऊर्जा कितनी है प्रति न्यूक्लियन 1.03, तो यहाँ पर जाकर आएगा। तो यानी वक्र कहाँ से स्टार्ट होगा, वक्र यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है बेटा, यहाँ से वक्र स्टार्ट होगा। दूसरा क्या था, He4, इसकी बंधन ऊर्जा कितनी थी प्रति न्यूक्लियन 7.03, तो 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए 7 यहाँ पर है, ठीक है, 7.03, 7 से थोड़ा सा ज्यादा, और 4 यहाँ पर है, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, इन दोनों को मिला देंगे, इस तरह से वक्र बनाएंगे। ऐसे अगर हमें बहुत सारी वैल्यू पता होनी चाहिए हर एक की, जैसे नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, सल्फर की, फेरस की, ठीक है ना, सारी की, फिर वक्र बनाएंगे, तो जो वक्र होगा उसे कहा जाएगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब मैं आपको रेडीमेड यानी कि मैं खुद बना लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको डायरेक्टली बताऊंगा, वो वक्र आपको ध्यान रखना है, फिर उस वक्र के बाद उसके निष्कर्ष लिखेंगे। तो बेटा यहाँ तक नोट कीजिए, अब मैं वक्र बना रहा हूँ। देखिए बेटा ये वक्र है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के मध्य। एक्स एक्सिस में हमने लिया है द्रव्यमान संख्या जिसे कैपिटल ए से डिनोट किया है, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है, जो है मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। अर्थात अगर आप देखेंगे तो ये 1.0 का मतलब है 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। एक्स एक्सिस में हमने जो एक खाना बराबर लिया है यहाँ पर 20, ठीक है बेटा, तो ये 20 40 60 80 इस तरह से प्रत्येक खाना बराबर। आप जानते हैं ये वक्र में हमें बाद में लिखते हैं कि एक्स एक्सिस पे एक खाना बराबर कितना और वाई एक्सिस पे एक खाना बराबर कितना, खाने का मतलब यहाँ पर ब्लॉक से है। तो एक ब्लॉक है यहाँ पर 20 द्रव्यमान संख्या, ये 40 60 80 इस तरह से लिखा हुआ भी यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कैपिटल है, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे एक खाना बराबर 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। सबसे पहले बात करते हैं H2, तो ये 1H2 है, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक नहीं लिखा है, केवल द्रव्यमान संख्या लिखी है, तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देखते जाएंगे। तो H2, तो 1H2, तो इसकी जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी मैंने आपको लिखा है, कितना होता है बेटा 1.08 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो ये एक से थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद में H2 के जस्ट बाद में क्या आता है, आप देखेंगे यहाँ पर अचानक ये बंधन ऊर्जा बढ़ी, और ये है He4, ठीक है, थोड़ा सा मैं रफ भी कर देता हूं ताकि यहाँ पर लिख दूंगा मैं। देखिए इसके बाद में H2 के जस्ट बाद में He4 आया। He4 की बंधन ऊर्जा आपको अभी भी बताया था 7.03 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे आप 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो सबसे पहले H2 आया, उसके जस्ट बाद में He4 आया, ठीक है बेटा, He4। इसके बाद में हीलियम की बात कर ली, जिसे अल्फा कण भी कहा जाता है, बताया भी आपको, ये ड्यूट्रॉन हो गया, ये अल्फा कण हो गया। इसके जस्ट बाद आता है लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम, अब आया लिथियम। तो लिथियम का जो समस्थानिक है उसमें इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो है 7। तो Li7 की जो बंधन ऊर्जा है वो लगभग होती है 5 और 6 के बीच में, तो यहाँ पर 5 और 6 के बीच में लिख दिया, तो ये यहाँ पर आ गया तीसरा, ठीक है। लिथियम के बाद में कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन की बंधन ऊर्जा हीलियम से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर आ गया, लिख भी रखा है C12, ठीक है, ये देखिए बेटा C12। C12 के बाद में आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो बंधन ऊर्जा होती है वो ऐसे थ्योरेटिकल अगर आप देखेंगे तो हीलियम से ज्यादा होती है लेकिन कार्बन से कम होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं, C12 की तो बात कर ली यहाँ पर। अब नाइट्रोजन 14 की देखिए, तो नाइट्रोजन 14 की बंधन ऊर्जा यहाँ पर है। इस तरह से ऑक्सीजन की कार्बन से ज्यादा होती है, यहाँ पर पहुंच गए। ये फ्लोरीन की आ गई और ये सल्फर की आ गई, ठीक है। और आगे बढ़ते गए तो ये Fe56 देखेंगे किस किस के बीच में, 40 और 60 के बीच में, तो ये Fe56। आवर्त सारणी में Fe56 ही सबसे सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है, ठीक है। अभी इसके दिखाएंगे भी सही। इसके बाद आता है ये मॉलिब्डेनम, ये आयोडीन, ठीक है, इस तरह से, और लास्ट में यूरेनियम 238। तो आपको वक्र इस तरह से ध्यान रखना है। सबसे पहले H2 की बंधन ऊर्जा एक से थोड़ी सी ज्यादा 1.08, हाइड्रोजन के H2 यानी कि इसे कहा जाता है ड्यूट्रॉन। इसके बाद आता है हीलियम, ठीक है, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद में कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर और ये फेरस। जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है
कि Fe56 फेरस 56, ये 56 लिखा हुआ है बेटा, इसकी बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है और एक कितनी होती है ये भी मैं लिखाऊंगा वैसे, और आप ध्यान रखना 8.75 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये इसकी बंधन ऊर्जा होती है और ये सबसे सर्वाधिक स्थायी तत्व है आवर्त सारणी में। क्लियर बेटा। इसके बाद यानी Fe56 के बाद में बंधन ऊर्जा घटती जाती है, अगर आप इधर बढ़ाओगे तब भी घटेगी और इधर घटाओगे तब भी घटेगी, यानी सर्वाधिक स्थायी तत्व यही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं इसके निष्कर्ष लिखाता हूँ, पहले आप इसको बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप इस तरह से बनाएंगे। देखिए बेटा, अब टॉपिक है हमारा वक्र से प्राप्त निष्कर्ष। वक्र से प्राप्त निष्कर्ष, इस वक्र के आधार पर क्या क्या निष्कर्ष निकले वो आप देखिएगा, इनको आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो निष्कर्ष निकला वो क्या, कि प्रत्येक नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रत्येक नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धनात्मक प्राप्त होती है, धनात्मक प्राप्त होती है। ऐसा कोई नाभिक नहीं होता जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान नेगेटिव हो, यानी प्रत्येक नाभिक की आवर्त सारणी में जितने भी तत्व है तो उनका कोई भी समस्थानिक ले लीजिए और उसके नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान नेगेटिव कभी नहीं होगा। मिनिमम जो आई थी बेटा H2 की कितनी 1.03 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, सबसे कम जो आई वो एनर्जी ये वाली थी। ठीक है, अब इससे क्या बात आपको पता लग गई कि नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान धनात्मक प्राप्त होता है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला तो वो देखिए बेटा, अतः नाभिक को विखंडित या संलयित करने के लिए, विखंडित या संलयित करने के लिए ऊर्जा देनी होगी। देखिए अब इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि विखंडन और संलयन अभिक्रिया आपके सिलेबस में है और ये इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। विखंडन किसका होगा, विखंडन हमेशा भारी नाभिकों का होता है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं यहाँ पर। विखंडन का मतलब होता है जब भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाए। ठीक है, भारी नाभिक का हल्के नाभिक में टूटना। आपने अभी जो वक्र देखा है बेटा वो इस तरह से था, 1:2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले ऐसे गया, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, ठीक है ना, और फेरस के लिए अधिकतम हुआ और उसके बाद में घटता गया। तो भारी नाभिक यानी इधर वाले जो नाभिक है इनकी बंधन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम है, तो अगर इनकी बंधन ऊर्जा कम है और इनको तोड़ देंगे तो ये किधर की तरफ जाएंगे, ये इस तरफ जाएंगे। कैसे, देख ले, यूरेनियम 238 का अगर विखंडन हो जाएगा तो ये हल्के नाभिकों में टूट जाएगा, यानी ये अस्थायी है और प्रत्येक तत्व ये चाहता है कि वो स्थायित्व की ओर जाए, तो ये मध्यवर्ती में यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो विखंडन का मतलब होता है भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटना। भारी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है, अब टूटने के पश्चात इसकी बंधन ऊर्जा का मान थोड़ा बढ़ जाएगा। इसी प्रकार संलयन, देखिए संलयन इसका 1H2, ठीक है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाती है, ऐसा संलयन में आप पढ़ोगे, लिख भी देता हूं यहाँ पर। संलयन का मतलब होता है हल्के नाभिक का जुड़कर भारी नाभिक बनाना, ये दोनों चीजें का आपको ध्यान रखना है। वैसे हालांकि ये पूरा डिटेल से भी पढ़ोगे आप। विखंडन का मतलब होता है भारी नाभिक का हल्के नाभिक में टूटना और संलयन का मतलब होता है हल्के नाभिक का जुड़कर भारी नाभिक बनाना। ठीक है, मध्यवर्ती की ही जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है, इससे हल्के की भी कम होती है और भारी की भी कम होती है।
तो प्रत्येक ये चाहते हैं कि उनका बंधन ऊर्जा बढ़ जाए, प्रति न्यूक्लियन स्थायित्व की ओर आ जाए। तो भारी चाहता है इधर की तरफ जाना और हल्के जुड़कर क्या हो जाएंगे बेटा, भारी। तो यानी कि इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। अभी आपको इसको थोड़ा सा और आप इसको समझ लेंगे। अभी आपको केवल दो चीजें ध्यान रखनी है, विखंडन का मतलब क्या होता है और संघनन का मतलब क्या होता है, ये आपने थोड़ा सीख लिया। तो इस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धनात्मक प्राप्त होती है, अतः नाभिक को चाहे विखंडित कीजिए चाहे संलेत कीजिए, आपको ऊर्जा देनी होगी, ऊर्जा देनी होगी। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर, द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर, द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ती है। कब तक? फिगर 56 तक। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ती है और द्रव्यमान संख्या फिगर 56 के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक कितनी बेटा, ये बताया था आपको, 8.75 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट प्राप्त होती है। ठीक है, सर्वाधिक होती है 8.75 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट प्राप्त होती है, जो कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक, या प्रकृति भी लिख सकते हो, प्रकृति का सर्वाधिक स्थायी तत्व, आवर्त सारणी का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। इसके पश्चात क्या होगा? इसके पश्चात प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा घटती जाती है। आपने देखा होगा बेटा वक्र, अभी बताया था आपको, वक्र इस तरह से मैक्सिमम होता है फिर घटता चला जाता है। इस सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर, मैं बात कर रहा हूं H2 से, स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। तो शुरुआत से यानी द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या फेरस 56 के लिए, आपको तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, फेरस 56 के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक 8.75 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट प्राप्त होती है, जो कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। इसके पश्चात प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा घटती जाती है। ठीक है बेटा, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि सर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो होता है वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, ठीक है ना, हल्का सा कम होता है। वक्र में तो क्या है, आपको इस तरह से बना के बता दिया होगा, लेकिन वो क्या है, आसपास ही रहता है, 0.02 इस तरह का अंतर आता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, इसमें बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। यहाँ लिखा है अतः नाभिक को विखंडित या संलेत करने के लिए ऊर्जा देनी होगी। देना होने से मतलब है कि यहाँ पर प्राप्त होगी। ठीक है, जो प्राप्त हो रही है वो दी गई ऊर्जा ही है। तीसरा पॉइंट, द्रव्यमान संख्या 56 से अधिक, द्रव्यमान संख्या 56 से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है। बताइए, आपको अभी लिखा है भी है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 238 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा
7.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। ठीक है, अब इससे जो स्पष्ट हुआ वो चौथा पॉइंट में आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा। स्पष्ट है कि जो तत्व जितना भारी होता है, वक्र आपने देखा होगा इस तरह से वक्र नीचे आता चला जाता है, यानी जैसे जैसे भारी होता जाता है उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा घटती जाती है। जो तत्व जितना भारी होता है वह उतना ही अधिक अस्थायी होता है। इसीलिए शीशे से भारी सभी तत्व अस्थायी होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में आप पढ़ेंगे जो लास्ट एलिमेंट होता है, जो फाइनली उत्पाद होता है वो शीशा ही होता है, क्योंकि इन सब में भारी तत्वों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होता है बेटा? शीशा। ठीक है ना, शीशे से भारी सभी तत्व अस्थायी होते हैं, तो ऐसे मान लेते हैं कि शीशा सबसे भारी तत्वों में सबसे ज्यादा स्थायी यही प्राप्त करता है। तत्व अस्थायी होते हैं और स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अल्फा व बीटा का मतलब He4 होता है और बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। अल्फा व बीटा को लगातार उत्सर्जित करते रहते हैं, जिससे उनका द्रव्यमान कम होता जाता है। द्रव्यमान कम होगा तो बेटा क्या हो जाएगा? आपने देखा भी इस तरह से होता है, द्रव्यमान कम होगा तो उसका स्थायित्व, प्रति न्यूटन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है, आप इसको एक बार पढ़िएगा। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में मैं एक बार और इसको समझा दूंगा, ताकि आपके यहाँ पर हमने 4 निष्कर्ष लिख लिए, 1-2 निष्कर्ष और लिखा देंगे, ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।